जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रैपिड स्टडी में। तो आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज चल रही थी उसके सेट नंबर 6 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो नवरात्रि के दौरान में गरबा नृत्य है जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में 2023 में 15वीं साइट को जोड़ा गया है। ठीक है, और ये गरबा कहाँ का है? तो गुजरात का है। और इसमें क्या होता है? डांडिया नृत्य होता है गरबा में। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात कर लेते हैं। इनमें कालबेलिया और छऊ, इन दोनों को 2010 में जोड़ा गया था। छऊ कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का है। कालबेलिया कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। ठीक है, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और एक और है छऊ। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। मयूरभंज कहाँ का है? उड़ीसा का है। पुरुलिया छऊ कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है। और एक और जो छऊ है वो भी आप याद रखेंगे। 3 प्रकार से छऊ जो है वो मनाया जाता है। योग, जो कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको 2016 में जोड़ा गया है। और कुंभ मेले को बहुत इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, किस वर्ष जोड़ा गया है? तो 2017 में इसको जोड़ा गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में। ठीक है, दुमहल की बात कर लेते हैं। दुमहल एक नृत्य है जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है। नाटी नृत्य किसको बोलते हैं? हिमा और आंचल जो है वो दोनों ही। नाटी किसको बोलते हैं? जो छोटे कद का होता है। दुमहल मतलब तुम्हारी दुमहल कहते हैं ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी दुमहल कैसे हुई। ठीक है, तो ये कहाँ पर जाएंगे? तो जम्मू एंड कश्मीर में ही जाएंगे। टिप्पाणी, टिप्पणी मत करना। ठीक है, जुरीथुन, ये दोनों कहाँ के हैं? जब कोई रात में गुजर जाता है तो उसकी टिप्पणी नहीं की जाती है। ठीक है, उसको पानी पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है? पानीहारी। ठीक है, हुड नहीं की जाती है उसके सामने। ठीक है, उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको घेर कर नहीं बैठते हैं, नहीं तो भवई यानी कि भाभई लग जाती है। ठीक है, टिप्पणी मत करना, पानी पिलाना उसको। हुड़ बिल्कुल भी मत करना, घेर कर भी मत बैठना। क्यों? क्योंकि भवई भवई लग जाएगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं भाभई, उसी यही कहाँ का है? भभई का। कहाँ का है? गुजरात का। आगे चलते हैं, उपन्यास की बात कर लेते हैं। तो V.S. नॉयपॉल, इनके कौन कौन से उपन्यास हैं? ए बैंड इन द रिवर। कौन सा? ए बैंड इन द रिवर। ठीक है, बैंड की बात आएगी तो V.S. नॉयपॉल जाएंगे। इन अ फ्री स्टेट, फ्री स्टेट की भी बात आएगी तो किसके साथ में जाएंगे? V.S. नॉयपॉल के साथ में जाएंगे। एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस अलग है। एन एरिया, एरिया की बात आएगी, फ्री स्टेट की बात आएगी और बैंड की बात आएगी। ठीक है, किसको साथ जाएंगे? V.S. नॉयपॉल के साथ में जाएंगे। सलमान रुश्दी की बात कर लेते हैं। द सैटेनिक वर्सेज, ए माइंड, ए मिडनाइट चिल्ड्रन नाइफ। ए मिडनाइट चिल्ड्रन नाइफ, ये भी किसकी? सलमान रुश्दी की है। विक्ट्री, सेम, ये सभी किसकी हैं? ये सभी सलमान रुश्दी के हैं। सलमान जो है उन्होंने विक्ट्री तो हासिल कर ली, लेकिन उन्हें थोड़ी बहुत शेम भी झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिडनाइट में चिल्ड्रन को नाइफ से काट दिया था। ठीक है, द सैटेनिक वर्सेस, ये भी किसकी है? सलमान की। बस रिलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। उन्होंने विक्ट्री, तो विक्ट्री मतलब विजय, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में विजय तो बहुत पाली, लेकिन सेम, सेम का मतलब क्या होता है? शर्म। शर्म भी उन्होंने बहुत झेली क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिडनाइट में चिल्ड्रन को नाइफ से काट दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा और काफ़ी टाइम तक याद रह सकता है। यहाँ पर था एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया की बात आई थी तो V.S. नॉयपॉल के साथ गए थे। और जब एरा की बात आएगी तो शशि थरूर के पास में जाएंगे। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? तो शशि थरूर की। इनकी पुस्तकें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बुकलेस इन बगदाद, ये भी किनकी है? शशि थरूर की है। केरल, टैक्स इंडिका, द $5 स्माइल, स्माइल, डॉलर बहु अलग है और द $5 स्माइल अलग है। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड, ये किसकी है? ये भी शशि थरूर की है। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ल्ड, यानी कि एक वंडरलैंड
वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सलमान रुश्दी की ये और फेमस है द गोल्डन हाउस। इन्होंने कहाँ पर कट किया था बच्चे को? गोल्डन हाउस में। क्यों? अरे भाई, इंडस्ट्री के बहुत बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो उनके पास में जायज़ सी बात है कि गोल्डन हाउस ही होगा। और कब? मून लाइट में, द मून लाइट साइन। कब? मून लाइट में द मून लाइट साइन। ये किनकी है? ये भी सलमान रश्दी की है। मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाला कौन सा त्यौहार बाख फात के नाम से जाना जाता है? तो मिलाद उन नबी जो है, जो कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के दिन ही मनाया जाता है, मिलाद उन नबी, ठीक है। ईद उल जुहा की बात कर लेते हैं। ये हज समापन को कहते हैं। और रमजान माह का अंत महीना क्या कहलाता है? ईद उल फितर। ईद उल फितर आपने सुना होगा। तो ईद उल फितर जो है वो रमजान माह का अंत महीना कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र रहता है? सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र कहाँ पर रहता है? तो ये रहता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कितना? तो उत्तर प्रदेश नहीं, सॉरी, भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? तो ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो 68.8% जो है वो भारत का कुल ग्रामीण जनसंख्या क्षेत्र है। शहरी जनसंख्या क्षेत्र कितना है? तो 31.16% जो है वो शहरी जनसंख्या है। यहाँ पर अगर एरिया के मामले में, सॉरी, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या ये हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, यूपी है कि यूपी कम में है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या में, और सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या में जो है वो महाराष्ट्र है। प्रतिशत की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे प्रतिशत की बात हो रही है और यहाँ पे ये जनसंख्या की बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा शहरी जो प्रतिशत जनसंख्या है वो है कहाँ की? गोवा की, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा डाउट में रख रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है इन चीज़ों को, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ है, ये तो वैसे सही है। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या किसकी है? तो गोवा की है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को अभी हम क्लियर करके नेक्स्ट वीडियो में जब हम लाएंगे तब कंप्लीट कर देंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लग रही है मुझे इसमें। इन तीनों को अभी थोड़ा सा छोड़ देंगे। मिसाइल क्रूज के नाम से किसको जानते हैं? तो मिसाइल क्रूज के नाम से ब्रह्मोस को जानते हैं। और ब्रह्मोस जो है भारत ने किसके साथ में ब्रह्मोस को देने के लिए वादा किया है? तो ये फिलीपींस के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। ब्रह्मोस ए भी है और निर्भया भी है, जो जेट इंजन से चलती है। क्रूज मिसाइल जो है वो किससे चलती है? जेट इंजन से चलती है। क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, ब्रह्मोस ए और निर्भया। भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो JRD टाटा जो हैं वो पहले उद्योगपति थे जिन्हें भारत रत्न 1992 में मिला था। कब? 1992 में इन्हें पहला भारत रत्न मिला था। इसके बाद में सत्यजीत रे को मिला, उसके बाद में अब्दुल कलाम आज़ाद को मिला। रतन टाटा की बात कर लेते हैं तो इन्हें पद्म विभूषण जो है 2008 में मिलता है, और पद्म भूषण जो है वो 2000 में मिलता है। कब? पद्म भूषण 2000 में, पद्म भूषण 2008 में। भारत रत्न की बात कर लेते हैं तो अब तक कितने लोगों को मिल चुका है? 53 लोगों को मिला है। इसकी शुरुआत 1954 से होती है। किसकी? भारत रत्न की। 1958 में किसको मिलता है? तो धोंदो केशव कर्वे को जो है जो 1958 में जो है भारत रत्न मिलता है। पहले मुस्लिम कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1963 में जाकिर हुसैन को भारत रत्न मिलता है, जो कि पहले मुस्लिम थे। पहली फीमेल कौन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें 1987 में पहले विदेशी थे जो जिन्हें भारत रत्न मिला था। दूसरे विदेशी कौन थे? तो दूसरे विदेशी जो हैं वो नेल्सन मंडेला थे।
1990 में, ठीक है। इन्हें भी जो है वो दूसरे विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूसरी फीमेल कौन थी जिन्हें भारत रत्न मिला था इंदिरा गांधी के बाद में? तो ये थी अरुणा आसफ अली। 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला था। सबसे युवा पर्सन कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो ये सचिन तेंदुलकर हैं, जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय की बात कर लेते हैं। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मनीला फिलीपींस में स्थित है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का। विश्व आर्थिक मंच की बात कर लेते हैं तो ये जिनेवा में है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जकार्ता में है। ओपेक की बात कर लेते हैं तो ये वियना में है। इंटरपोल की बात कर लेते हैं तो ये लियोन्स में है। नाटो की बात कर लेते हैं तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। HCO की बात कर लेते हैं तो ये बीजिंग चाइना में स्थित है। इस्लामिक सहयोग संगठन की बात कर लेते हैं तो ये जेद्दा में है। अरब लीग की बात कर लेते हैं तो ये काहिरा में है। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं तो ये ढाका बांग्लादेश में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर बिम्स्टेक का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस वंश के राजा ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था? तो ये सोलंकी वंश के भीम प्रथम ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। और सोलंकी वंश की रानी उदयामती, कौन? रानी उदयामती ने ही रानी की बाप बनवाई थी। कहाँ पर? गुजरात के पाटन में। कहाँ पर? गुजरात के पाटन में। और रानी की बाप की जो शैली है वो मारू गुर्जरा शैली में बनवाया गया। मारू गुर्जरा शैली कैसी होती है कि ये उल्टी बनी होती है, और रानी की बाप जो है वो सरस्वती नदी पर बनी हुई है। यूनेस्को में इसको कब जोड़ा गया है रानी की बाप को? तो ये 2014 में रानी की बाप को जोड़ा गया है। आप बताएंगे कि रानी की बाप कितने रुपए के नोट पर छपी हुई है? आप रोज देखते हैं, रोज आपके पास एक ना एक नोट आता होगा, तो बता देना कि रानी की बाप कितने रुपए के नोट पर छपी हुई है। भारत के राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और जो राष्ट्रपति है वो संसद का अंग होता है। किसका अंग होता है? संसद का अंग होता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास में उसकी सहमति ली जाती है। किसकी? राष्ट्रपति की। कोई भी विधेयक होगा, कानून सबसे पहले जो है वो राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति को भेजा जाएगा। उसके बाद ही लोकसभा और राज्यसभा में आता है। उसके बाद राज्यसभा में आएगा, फिर लोकसभा में जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति और पीएम की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमादान देना जिसे सेना न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, तो ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? तो मृत्युदंड को किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति क्षमादान प्रदान करता है? तो आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है। कौन करता है? आर्टिकल 72 के तहत। यही गवर्नर है। और स्टेट की बात हो रही है तो 161 के तहत जो है वो मृत्युदंड और मार्शल लॉ को जो है वो नहीं रोक सकता। बाकी उसकी जो फांसी की सजा है उसको एक्सटेंड कर सकता है। उच्च न्यायालय के किसी भी अधिकारी को हटा सकता है राष्ट्रपति। जॉइंट मीटिंग जो होती है उसको कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसका अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। और ये 108 आर्टिकल के तहत जॉइंट सिटिंग जो है बिठाई जाती है, यानी कि संयुक्त बैठक जिसको हम कहते हैं। राष्ट्रपति के आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 52 है, यानी कि 52 में ये आता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो लोकसभा
और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का पद जो है वो आर्टिकल 63 के तहत ये वर्णित करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा कौन? उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तब। निर्वाचन के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 66 है। इसमें क्या होता है, 20 ही अनुमोदक होने चाहिए और 20 प्रस्तावक होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का क्या होता है? तो ये मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है भारत के महान्यायवादी को। भारत सरकार का पक्ष होता है हाई कोर्ट। मान लो हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, तो हाई कोर्ट के लिए पहले तो तुम 5 वर्ष के जज रहे हो, ठीक है, और उसके बाद में 10 वर्ष के लिए तुम एडवोकेट रहे हो, तब तुम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हो। ठीक है, पद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से इसका पद लिया गया है। नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो इसकी नियुक्ति करेगा। पहले न्यायाधीश की बात कर लेते हैं, न्यायवादी की, तो कौन है? MC सीतलवाड़ हैं, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। सबसे कम समय के लिए किसको न्यायवादी चुना गया है? तो S सोराबजी को चुना गया है। वर्तमान समय में कौन है न्यायाधीश? तो R वेंकटरमणी, जो कि वर्तमान समय में 16वें नंबर के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। आर्टिकल 88 क्या कहता है कि आर्टिकल 88 ये कहता है कि इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। किसको? न्यायवादी को। ठीक है, आप बताएंगे कि 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु कर दी गई वोट डालने के लिए, ये किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? उस समय किसने इस संशोधन को किया था? किसने प्रस्ताव दिया था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना, ये इंपॉर्टेंट है जो हम पूछ रहे हैं। ठीक है, जहांगीर की बात कर लेते हैं, तो जहांगीर की जो आत्मकथा है वो तुझके जहांगीरी है। पूरा किसने किया था? तो मोतबिद खान ने इसको तुझे ए जहांगीरी को किया था, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है जहांगीर की आत्मकथा। जहांगीर के समय अंग्रेज राजदूत थॉमस रो जो है वो भारत में आता है और अजमेर के दरबार में इनसे जहांगीर से मिला था। कौन? थॉमस रो। ठीक है, शाहजहां के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें बनवाई गई? सबसे पहले तो शाहजहानाबाद की स्थापना होती है। दिल्ली के लाल किला इसके द्वारा बनाया जाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद भी इसके द्वारा बनाई जाती है और दिल्ली की स्थापना जो है वो शाहजहां के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला और शाहजहानाबाद, ये इनके द्वारा जो है वो बनाया जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो शाहजहां को कहा जाता है। आप बताएंगे चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो ये जहांगीर को कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य में शाहजहां आएंगे, चित्रकला की बात आएगी तो जहांगीर आ जाएंगे। शाहजहां की पत्नी कौन थी? तो मुमताज थी, जिनको अंजुमंद बानो बेगम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसका राज्याभिषेक कहाँ पर होता है? तो पहले आगरा इसकी राजधानी थी, फिर आगरा से इसने दिल्ली जो राजधानी है वो 1638 में परिवर्तन कर ली थी और इसका जो राज्याभिषेक है वो आगरा में हो जाता है। ठीक है, शाहजहां के समय विदेशी की बात कर लेते हैं, तो शाहजहां के समय जो विदेशी आते हैं वो थे फ्रांसिस वार्नियर, जो कि फ्रांस से आते हैं, और एक ये चिकित्सक थे। ठीक है, ट्रेवेनियर, जो कि 6 बार फ्रांस से आता है शाहजहां के कार्यकाल में। इटली से पीटर मुंडी आते हैं और निकोलस मनुची आते हैं। अपने पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की क्या स्थिति थी? तो इनके पिता शाहजहां के समय जो औरंगजेब हैं
औरंगजेब की स्थिति क्या थी? तो औरंगजेब जो है वो दक्कन का राज्यपाल था। किसका राज्यपाल था? दक्कन का राज्यपाल था। पंजाब में कौन थे? तो दारा सिकोह थे। कौन थे? दारा सिकोह। दारा सिकोह की पुस्तक है नज्म अल बहरीन, और इसको ट्रांसलेशन किसने किया था? तो सीर ए अकबर कहते थे ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है, इन्हीं को। बंगाल में कौन थे? तो शाह सूजा थे। गुजरात में कौन थे? तो मुराद बख्श थे। धर्मट का युद्ध कब होता है? तो 1658 में धर्मट का युद्ध होता है, ठीक है। कहाँ पर? उज्जैन में। सामूगढ़ का युद्ध कहाँ होता है? तो 1658 में होता है, और यहाँ पर क्या हो गया था? शाहजहां को कैद कर लिया गया था, ठीक है, सामूगढ़ के युद्ध में। देवराई के युद्ध की बात कर लेते हैं तो 1659 में देवराई का युद्ध होता है। पित्रादुरा शैली की बात कर लेते हैं कि जड़ना तकनीक किस स्मारक में पाई जाती है? पित्रादुरा शैली की बात कर लेते हैं, किस तकनीक की स्मारक में पाई जाती है? तो ताजमहल जो है ये किस शैली पर बना हुआ है? तो ये पित्राड्यूरी शैली पर बना हुआ है, जिस जिस जो कि 1631 से 1653 में बनकर तैयार होता है। गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो जेम्स पीटर इसके वास्तुकार थे। किसके? गेटवे ऑफ इंडिया के। कौन थे? जेम्स पीटर थे। इंडिया गेट की बात कर लेते हैं तो इसकी हाइट कितनी है? 42 मीटर इसकी हाइट है, और 1921 से लेकर 1931 के बीच में ये इंडिया गेट बन चुका था। हिमालय पर्वत श्रृंखला और हिमालय के हिस्से की बात कर लेते हैं तो हिमालय जो है वो काराकोरम, लद्दाख रेंज और कैलाश, इनके बीच में हिमालय है। महान हिमालय की बात कर लेते हैं तो कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट के बीच में महान हिमालय आता है। मध्य हिमालय की बात कर लेते हैं तो पीर पंजाल और धौलाधर जो है वो मध्य हिमालय के मध्य में आता है। शिवलिंग की बात कर लेते हैं तो ये अबोर, मिरी और मिश्री इनके बीच में आता है, ठीक है। कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? तो हिस्पर जो है, कौन सा? हिस्पर हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के खिलाफ शुरू हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो सरदार सरोवर बांध के खिलाफ शुरू हुआ था। प्रेरणा मेघा पाटकर और बाबा आमटे ने 1980 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। इसमें क्या है कि 5वीं सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है नर्मदा को, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी हाइट है, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर नर्मदा नदी जो है यहाँ से होकर गुजरती है। ग्रीन हाउस गैस की बात कर लेते हैं तो ग्रीन हाउस गैस में जो है वो 5 गैसें आती हैं। एक तो ओजोन आती है जिसको रासायनिक सूत्र O3 है। मीथेन गैस आती है जिसका रासायनिक सूत्र CH4 है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम N2O बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFC बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 के नाम से जानते हैं, और जल वाष्प भी इसमें आती है ग्रीन हाउस गैसेस में। ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? तो डॉप्सन से नापते हैं ओजोन परत की मोटाई को। किससे? डॉप्सन से। मैसूर में आयोजित, मैसूर कहाँ है? तो ये बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। मैसूर पैलेस सुना होगा आपने, मैसूर की मिठाई सुनी होगी। कार्यक्रम में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की गई। परियोजना का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट टाइगर के, इसके प्रोजेक्ट टाइगर कब चलता है? तो ये 1973 में चलता है। कब? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1972 में आता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस परियोजना के तहत 7 सबसे बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई। कौन सी? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। कौन कौन सी बिग कैट अलायंस? बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ।
हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कब आता है? तो ये 2009 में हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट आता है। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता कब आता है? देखो, प्रोजेक्ट टाइगर अलग है, प्रोजेक्ट चीता अलग है। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता कब आता है? तो ये 2022 में प्रोजेक्ट चीता आता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आता है? तो ये 1992 में आता है। 2009 में क्या आया था? तो हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट आता है, जो कि क्या है, ये लद्दाख का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। ठीक है। और ये कब आता है? 2009 में इसको प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है। ठीक है। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ की बात कर लेते हैं। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो नाबार्ड में जो भारत सरकार का हिस्सा है वो है 99%। नाबार्ड किस एक्ट के तहत स्थापना होती है? तो 1981 के तहत इसकी स्थापना 1982 में हो जाती है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और किस समिति के द्वारा इसकी स्थापना होती है? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना होती है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो एम राम कृष्णैया जो है वो पहले अध्यक्ष बनते हैं। वर्तमान समय में नाबार्ड के कौन अध्यक्ष हैं? तो के साजी जो है ये वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। पहला बजट कितना पास होता है इसमें? तो 100 करोड़ का होता है। ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो रंजना कुमारी जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। कुल कितने क्षेत्रीय कार्यकाल हैं? तो 31 क्षेत्रीय कार्यकाल हैं। ठीक है। इसको राष्ट्र के समक्ष जो है वो समर्पित किया गया था। कब? 1982 में। यानी कि स्थापना कब होती है? तो 1982 में। किस एक्ट के तहत? 1981 एक्ट के तहत। कितना बजट पास हुआ? तो 100 करोड़ इसमें बजट पास होता है। शिवरमन समिति है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहले अध्यक्ष राम कृष्ण मठैया थे। सेबी की बात कर लेते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो एक ख्यात निकाय बन गया। कब? 1992 में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है सेबी का? ये मुंबई में स्थित है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांत पांडे हैं। कौन? तुहिन कांत पांडे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सेबी के। भारत में फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई? तो ये 1927 में इसकी स्थापना होती है। सबसे पुराना व्यापारिक संगठन इसी को माना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना की सलाह किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। किसकी? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो ठाकुर दास और जीडी बिरला के द्वारा दी जाती है। वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल जो है इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल की बात कर लेते हैं। इसको कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? तो आरबीआई के जो केंद्रीय निदेशक मंडल है इनको 4 वर्ष के लिए जो है अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। सीबीडी की बात कर लेते हैं तो 21 सदस्य जो है सीबीडी में आते हैं, केंद्रीय निदेशक मंडल में। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 2 वित्त मंत्रालय के मंत्री होते हैं। 10 नामित निदेशक होते हैं। इसके अलावा जो है वो 4 क्षेत्रीय कार्यालय से होते हैं। पहले अध्यक्ष जो है इसके आर वॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय कौन थे? जिसको हम ओसबॉर्न स्मिथ के नाम से जानते हैं। किसके? ठीक है। आरबीआई के जो गवर्नर है इसके अध्यक्ष के रूप में आरबीआई के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन रहे हैं आरबीआई के? भारतीय पहले सीडी देशमुख रहे हैं। आरबीआई के एक्ट की बात कर लेते हैं तो 1934 एक्ट के तहत 1935 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में होता है। प्रारंभिक पूंजी कितनी होती है? तो इसमें 5 करोड़ होती है। कितनी? 5 करोड़ इसकी प्रारंभिक पूंजी होती है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमने कन्फ्यूज़न के लिए बताया ना, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है वहाँ पे, तो हम उसको कल क्लियर करके आपको एक बार डिस्कस कर देंगे। ठीक है।